देता हूँ आप सब लोगों को जानकारी में होगा कि परसों जो घटनाक्रम हुआ था सुबह सुबह, जिसके अंदर केवड़िया फालिया जो है धुलकोट में, वहाँ पर जब एक अतिक्रमणकारी था जो गोरेलाल, जो कि घाघरला के अतिक्रमण के अंदर इन्वॉल्व था, उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस गई थी तो वहाँ पर उनके साथ में जब झूमा झटकी हुई और कुछ लोगों को चोट लगी तो उसमें एक मामला कायम किया गया था। उसी दिन हम लोगों ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आज पुलिस ने अगले 5 लोग, जिसके अंदर रामलाल बारेला, जाम सिंह बारेला, गोपाल बारेला, राकेश बारेला और भाईराम बारेला, ऐसे कुल मिला के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसी के पास में जो जंगल था, झीर पांजा की तरफ जाता था, उस एरिया के आसपास में ही सब लोगों को एक एक करके राउंड अप किया है। कुल मिला के 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद में इनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसमें और भी आरोपी हैं क्या? हाँ, अब इनसे पूछताछ कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लोग कुछ बचे हुए हैं, उसके लिए भी अभी हमारी टीमें गई है, तो वो कंफर्म कर रहे हैं। बेसिकली सभी घरों के तो लोग आ गए हैं। 1-2 लोगों के नाम हमारे पास में है अभी भी, कि जो अभी तक गिरफ्तार होना बाकी है, और उनको हम लोग पता भी कर रहे हैं कि क्या उस टाइम पे ये घटनास्थल पे थे जब घटना हुई थी। वो वेरीफाई करके और वो 2 लोगों की अगर गिरफ्तारी करनी है तो वो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। ये 6 सरेंडर के तो अलग हैं। जो 6 लोग सरेंडर किए थे उस दिन, वो लोग जो है वो वहाँ के थे, नीम सेठी के, जिसमें वो प्रेस नोट में आपको स्पष्ट रूप से बताया भी गया था कि क्योंकि वो लोग इस मारपीट में या कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनका कोई आईपीसी का क्राइम नहीं था, मगर उन्होंने जंगल तो काटा है। तो जंगल काटा है तो इसीलिए उनको वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने पीओआर में उनकी जो है वो लिखा पढ़ी करके उनको वहाँ पे जमात मुचलके पे छोड़ा है। वैसे ही कल भी 5 लोगों ने पुनः सरेंडर किया था, जो आईपीसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, मगर जंगल कटाई में नीम सिटी के अंदर इन्वॉल्व थे। जो मगन पटेल, जिसको हमने गिरफ्तार किया था डकैती के प्रयास के अंदर, उसके साथ में वो लोग गए थे 11 लोग, जो जंगल के अंदर जाके, नीम सिटी जंगल के अंदर जाके जंगल कटाई कर रहे थे। तो वो लोगों ने सरेंडर किया था, तो उनको फॉरेस्ट विभाग के हवाले करके, और फिर फॉरेस्ट ने अपनी तरफ से जो वन अधिनियम के अंतर्गत जो मामला बनता है उनका, उसमें कायमी करके उनकी लिखापढ़ी कंप्लीट कर कर उनको जमात मुचलके पे छोड़ा है, जिसकी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तो वो लोग थे जो पहले दिन 6 सरेंडर हुए थे और कल 5 लोग और सरेंडर हुए थे। ये लोग जो है, ये 13 लोग वो, और आज जो 5 लोग हुए हैं, ये वो है जिन्होंने पुलिस के ऊपर वो हमला किया था, जुमा झटकी की थी, जिसमें पुलिस को चोटें आई थी। ये वो लोग हैं। तो कुल मिला के 13 और 5 18 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी 307, 353, 147, 48, 49, 336 के अधीन धाराओं के अंदर की जा रही है, और उनको कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें आदिवासी संगठन की भूमिका रहने की नजर आ रही थी। जब वर्गीस को अपने नोटिस दिया था पुलिस ने, तो उसमें क्या कहाँ तक पहुंचा? जो रेणुका डेपो का लूट वाला मामला है, जिसके अंदर और एक शांताराम या रेमला वगैरह जो है, उनकी बलडी की पार्टी है, उसके अंदर नोटिस दिया था। अभी बयान वगैरह नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी काम कर रहे हैं। और उसी बीच में जो रेमला उसके अंदर मेन आरोपी है, जिसके साथ नितिन वर्गीस की लगातार बात हो रही थी, उसका और उसके बेटे का मैंने कल भी देखा था कि उपखंडीय समिति के पास में इंग्लिश में आवेदन आया हुआ है 22 हेक्टर का, तो वो अलग से जांच भी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, नीम सेठी और उसके ऊपर, मगर बाकी ये जो रेमला और इसकी पार्टी थी बलडी की, जिसके लिए आदिवासी संगठन ने दिसंबर के महीने में एक ज्ञापन भी दिया था रेमला के फेवर में, जिसने रेणुका डिपो को लूटा है, उसमें डकैती वगैरह करी है, 4 लोगों को उठा के लेके गया है, तो उसके फेवर में जो ज्ञापन दिया था, तो और साथ साथ में उसमें जो इंग्लिश में आवेदन भी आया हुआ है रेमला का और उसके बच्चे का, तो उसकी जांच अलग से उपखंडीय समिति करेगी, वो अलग से जांच का विषय है। और बाकी तो हम लोग अभी नीम सेठी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा लगभग जानकारी है, तो मोटा मोटा नीम सिटी के अंदर जो अतिक्रमण था, वो पूरा के पूरा अतिक्रमण लगभग ख़त्म हो गया है। अभी हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात करी है कि उनको भी ड्रोन से पूरा चेक करवाना है, पूरे एरिया को एक बार गश्त करके देख ले, क्योंकि मोटा मोटा काफ़ी नवाड़ी पटेल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से काफ़ी लोग जो है वो वहाँ से भाग भी जा चुके हैं। कुछ लोग जो है वो लगातार मतलब चौकियों पे, थानों पे आके फॉरेस्ट विभाग के अधीन सौंपे भी जा रहे हैं। उसकी कार्यवाहियाँ सतत चल रही है। हम लोग लगातार एक्टिवली काम कर रहे हैं, और जो अतिक्रमण के मुद्दे आएंगे, बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग संयुक्त रूप से खड़े होकर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। 24 घंटे से बैठे हैं आदिवासी कलेक्टर कार्यालय में घेराव कर, क्या उनको संतुष्ट करने का कोई प्रयास? क्योंकि लगातार वो पुलिस पे भी आरोप लगाए, किसी प्रकार से आरोप लगा रहे हैं।
वो बैठे हैं, उनका अधिकार है, और वो जो बोल रहे हैं तो उसके संबंध में मेरे ख्याल से कल जो है वो डीएफओ ने भी उनकी बात सुनी है, और कलेक्टर के पास भी इन्होंने मगर जाने का मना कर दिया था कि जो भी है, तो वो अपनी मांग उनकी यही गिरफ्तारी, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा पिछले 44-48 घंटों में तो बहुत बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियाँ भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, प्रयास हमारा है। और जिस तरीके से वो कल भी एक्चुअली इन्होंने भविष्यवाणी की है कि घाघरला के अंदर अतिक्रमण होगा, जैसे आज सुबह की बात है जिसमें ड्रोन से चेक किया गया है, घाघरला में कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, मगर जो इन्होंने भविष्यवाणी करी है कि घाघरला में अतिक्रमण हो गया है, कर गया है, तो वो आश्चर्यजनक है। वो भी देखना चाहिए कि ऐसा क्यों बोले हैं, क्या बोले हैं, और क्या इनके बात हुई है सारी चीज़ों में। तो वो हम लोग लगातार प्रयास है, हमारा प्रयास यही है कि कहीं पे भी अतिक्रमण ना हो। प्रयास ये है कि हम लोग जो है वो उसको सही तरीके से, अच्छी तरीके से हैंडल करें, और सारी चीज़ों की जड़ तक जाके जो है वो कार्रवाई करें, क्योंकि जड़ तक जाकर कार्रवाई करना हम लोग हर बार करते आए हैं। क्योंकि साईखेड़ा पानखेड़ा का जो अतिक्रमण हुआ था, जिसके अंदर 307 का मामला हुआ था, उसके अंदर अंतराम आवासे जो है मुख्य आरोपी है, जो आदिवासी संगठन में अभी जो है वहाँ पे बैठा हुआ है, वो मुख्य आरोपी है। मगर उसके बाद उन लोगों ने जो है वो आवेदन दिया कि भाई वो वहाँ पे नहीं था, तो उसकी पुलिस जांच कर रही है। तो हम लोग हाँ आवेश में आके उनकी गिरफ्तारी नहीं करी है, उसमें हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई जड़ तक जाए। अगर और बात देखें तो रतन अलावे जो है, जो आदिवासी संगठन का एक कार्यकर्ता है, तो उसका 2022 में और 2000 रतन पिता खूम सिंह हीरापुर का जो रहने वाला है, 2022 में उसके ऊपर एक अपराध है जिसमें रेंजर को उसने बंधक बना लिया था, और जो लकड़ियाँ वगैरह है वो उसको लेने के जाने नहीं दी थी फॉरेस्ट विभाग को, और उसमें 353 का मामला कायम हुआ था। तो वो भी आदिवासी संगठन का एक कार्यकर्ता, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, जो माधुरी बहन का बहुत ही नज़दीक के जो कोर कमेटी वाला मेंबर है। उसके ऊपर 2008 में भी एक मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर 147, 323, 332, 336, 353, 426, 506 के अंतर्गत मामला कायम हुआ है, जिसके अंदर जो है वो उन लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा डाली है। अंतराम आवासे के ऊपर 717/22, जिसके अंदर 307, 147, 148, 49, 186, 353, 427, 506 के अंतर्गत मामला कायम है। 2019 में भी इनके ऊपर वन अधिनियम में मामला कायम हुआ है, जिसमें वापस 353 का मामला है। उसके बाद में दिलीप करके जो व्यक्ति है चैनपुरा का, नेपानगर का, उसमें 2019 और 2022 में वन विभाग की तरफ से 353 का मामला कायम किया है, जिसके अंदर अगेन 147-48 आदिवासियों को भड़का के फॉरेस्ट के विभाग के खिलाफ में कार्रवाई करना, और साथ साथ में नेपानगर में 2022 में 307 का मामला इसके खिलाफ में कायम है, जो आदिवासी संगठन, जागृति संगठन, जिनको ये धरने पे लेके बैठे हुए, उसके कोर कमेटी के मेंबर है ये लोग। भंगी पिता खूम सिंह निवासी हीरापुर 307/22, इसके अंदर भी 353 का मामला कायम हुआ है इसके ऊपर। रमेश उर्फ मास्टर पिता सहदार करके जो है, उसके ऊपर भी 353 का मामला कायम हुआ है। और दूसरा जो है 2008 में इसके ऊपर 353, 323, 332, 336, 147, 148, 149 के मामले कायम हुए हैं। और अगर एक और आदमी देखें, नितिन वर्गीस, जिसके द्वारा रेणुका में जो लूट डकैती करने वाले लोग, रेमला, जिसका इंग्लिश में आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके बच्चे का भी इंग्लिश में आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके साथ लगातार डकैती के वक्त उसका संपर्क था, लगातार फ़ोन पे वो बात कर रहा था। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उसी वक्त नितिन के साथ माधुरी बहन लगातार बात कर रही थी। तो ये आवश्यक है इसको चेक करना कि लूट डकैती करने वाले लोगों के साथ में डकैती के वक्त ये लोग क्यों बात कर रहे थे, और क्या ऐसी आवश्यकता थी जो इनके साथ में बात करने की ज़रूरत पड़ी, और क्या ऐसी आवश्यकता थी जो दिसंबर के महीने में इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको मैं अभी जारी भी करवा दिया जाएगा, जिसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रेमला के बारे में भी लिखा हुआ है कि रेमला के ऊपर जो है फॉरेस्ट विभाग उसको परेशान कर रहा है। 22 हेक्टर की मांग की जा रही है, जबकि 5 हेक्टर की जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 हेक्टर दिया जा सकता है। तो अगर सारे अधिकार, कायदे, कानून ये इतने जड़ से जानते हैं, तो 22 हेक्टर की मांग क्यों की जा रही है पिता और पुत्र को मिला के, और इंग्लिश में आवेदन क्यों लिखा जा रहा है। और रेमला के लिए इनके द्वारा जो लिखा गया है, जो एक 9 दिसंबर को एक ज्ञापन भेजा गया था, ज्ञापन सौंपा गया था माधुरी बहन के द्वारा, उनके द्वारा स्वयं ही उस चीज़ को जो है वो मेरे ख्याल से पब्लिक भी किया गया है। तो वो ज्ञापन अगर दिया गया है, तो वो ज्ञापन क्यों दिया गया था उस टाइम पे रेमला के लिए? ये रेमला के लिए जो कुछ ही महीनों पहले दिनांक 23/9/22 को बीट गार्ड संतोष यादव वगैरह वगैरह फलाना सदारिया पिता गेंदिया पीएम आवास के मकान वगैरह में कार्य, वन अमले ने रेमला पिता हादू की एक मोटरसाइकिल जब्त करी है, और तिरफन के साथ जून सिंह पिता गोटिया की एक साइकिल भी चोरी करी है। रेमला पिता हादू के खेत, जिसमें मक्के की खड़ी फसल है, ये खेत वो है जो अतिक्रमण के अंदर लिया गया और 22 हेक्टर के लिए आवेदन किया गया है, उस खेत की बात हो रही है, जिसके अंदर। और शांताराम
पिता रेमला के खेत में खड़ी मक्का व तिल्ली की फसल भी नष्ट किया जा रहा है। ये फॉरेस्ट विभाग पे आरोप लगाते हुए उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो रेमला और शांताराम जो लूट और डकैती के आरोपी है, उनके लिए क्यों इस तरीके से ज्ञापन देके उनकी साइड ली जा रही है? तो क्या सच में अतिक्रमण रोकने के लिए ही आंदोलन किया जा रहा है, या जो है वो सिलेक्टिव आंदोलन है? उसकी जांच होना ज़रूरी है। और रेणुका डिपो में जो लूट डकैती हुई है उसकी भी जांच सही तरीके से हम लोग कर रहे हैं। प्रयास हमारा यही है कि रेमला के साथ नितिन इतना लगातार बात क्यों कर रहा था और उसी वक्त नितिन के साथ माधुरीबेन लगातार बात क्यों कर रही थी, इस चीज़ को हम लोगों को देखना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी अतिक्रमण की बात आती है वहाँ पे बैकग्राउंड में माधुरीबेन का नाम क्यों आता है? बड़वानी में जैसे अतिक्रमण पूरा खत्म हो गया, सारा के सारा जंगल खत्म हो गया, जब तक जंगल खत्म हो रहा था तब तक माधुरीबेन पे वहाँ पे 21 मामले कायम हुए हैं। बड़वानी में टोटल 21 मामले कायम हुए हैं। अगर बड़वानी के पूरे एफआईआर की कॉपियाँ लेके देखें, जंगल वहाँ पे खत्म हो गया, वहाँ पे एक्टिविटी खत्म हो गई। अब यहाँ पे जंगल अगर अतिक्रमण हो रहा है तो यहाँ पे इतनी एक्टिविटी क्यों है? तो ये सारी चीज़ों को जांच के दायरे में लेके हर जगह से जांच करना आवश्यक है। और जो इनके द्वारा आज भविष्यवाणी भी की गई है कि भागरला में 400 लोग आ गए, अतिक्रमण किया है, अभी तक सुबह तक तो नहीं है। और बाकी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या इन लोगों को जानकारी मिली है कि इस तरीके से, या क्या इन लोगों की बात हुई है कि इस तरीके से इन्होंने कल दिनांक 5 अप्रैल को ये बोला कि 400 लोगों ने घाघरला में अतिक्रमण किया है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एक तो वो कलेक्टर कार्यालय में किसी जनप्रतिनिधि के साथ भी धक्का मुक्की हुई और वहाँ बहुत हंगामा हुआ अभी 10 मिनट पहले। अभी तो मैं, क्योंकि ये लगातार गिरफ्तारियों में और इसमें लगा हुआ था, तो अभी वो मैं जानकारी लेता हूँ कि क्या जनप्रतिनिधि के साथ धक्का मुक्की भी हुई वहाँ पर, जो उनसे बात करने के लिए खड़ा आया, उनके समर्थन में जो भी आया था। अगर कुछ हुआ है तो ज़रूर उसके हिसाब से यथोचित कार्यवाही की जाएगी। और जो भी सही कार्यवाही होगी उसमें हम लोग सही कार्यवाही करेंगे। वहाँ पे हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे कलेक्ट्रेट में, तो उनकी जांच भी की जाएगी। सर, आदिवासी संगठनों के लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, तो उसको लेकर पुलिस किसी प्रकार के कोई एक्शन लेगी? देखिए, जो पहले मामले कायम हुए हैं कुछ में गिरफ्तारियां हुई है, और जिन जिन के अंदर उन्होंने आवेदन दिए हैं कि ये गलत है वगैरह वगैरह, तो उसमें पुलिस जांच भी कर रही है। पुलिस पक्षपात करके जांच नहीं कर रही। पुलिस जो है वो जो फैक्ट्स है, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बिना फैक्ट के बता रहा हूँ। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं। जो मामले कायम हुए हैं वो भी फैक्ट है, जो मामले जो है वो जिसके उन्होंने आवेदन देकर जांच करने के लिए कहा गया है और उसमें पुलिस ने अभी गिरफ्तारी ना करते हुए उसकी प्रॉपर जांच कर रही है, वो भी फैक्ट है। जो उन्होंने 9 दिसंबर के महीने में एक ज्ञापन दिया वो भी फैक्ट है। जो बड़वानी में 21 मामले कायम हुए हैं वो भी फैक्ट है। सारी चीज़ें फैक्ट के बलबूते पे ही कही जा रही। और इंग्लिश में जो आवेदन किया गया है रेमला का और शांताराम उसके बेटे का, वो भी फैक्ट है। और उसके लिए जो साइड ली गई है दिसंबर के माह में, वो भी फैक्ट है। तो सारी चीज़ें फैक्ट के ऊपर ही कार्रवाई और बातचीत की जा रही है। हमारा प्रयास है हम लोग हर तरीके से, क्योंकि होता ये है कि जब 1000, 500, 600 लोग अतिक्रमण में इन्वॉल्व है तो एक विचारधारा जो लोगों की बनाते हैं, जो उनको आमिष देते हैं, वो लोग बदमाश है। गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। बाकी लोगों ने जो जंगल कटाई करी है उन लोगों को, हम लोगों को मुख्य धारा में भी लाना चाहिए। तो जिसके खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए सख्ती से, वो करनी चाहिए। अगर हम लोग इनडिस्क्रिमिनेटली हर किसी के ऊपर एक जैसी कार्यवाही करेंगे, जो बेचारा किसी चीज़ के ऊपर जंगल में साथ में सिर्फ और सिर्फ चला गया और उसको भी हम लोग 3 साथ में कर देंगे, तो हम एक आंतरिक सुरक्षा का एक माहौल पैदा कर देंगे कि भाई हमें यह पहचानना होगा कि कौन सा व्यक्ति जो है वो किस विचारधारा का है। और उसके लिए हम लोग पर डे, दिन रात काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ के काम कर रहे हैं। हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति की साइड नहीं ले रहे जो लूट डकैतियाँ कर रहा है, मगर जो व्यक्ति अगर कोई विचारधारा रखता है और गलत काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ में 307 का मामला कायम करके उसको जेल भेज रहे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ जंगल कटाई में इन्वॉल्व है उसको हम लोग जो है वो वन कटाई के मामलों में भेज रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है 450 लोगों का लिए भी हम लोग लगातार वही बात चल रही है, बात करेंगे भी कि जो लोग भटके हैं उन लोगों को इसमें लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए। सारे लोग हमारे दुश्मन नहीं है। जैसे हमारे माननीय वन मंत्री जी ने कहा था कि ये लोग भी हमारे अंदर से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनको भूला भटका के कहीं पे गुमराह करके लेके गए तो उनको सही पटरी पे लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है और हम लोग एंड तक प्रयास करते रहेंगे। जब तक हम प्रयास कर सकते हैं हम लोग प्रयास करेंगे। जो बदमाश है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों को हम लोग मुख्य विचारधारा में लाने का प्रयास करके ला सकते हैं, हमें 1% भी अगर होप है तो हम लोग उन लोगों के लिए काम करेंगे कि उनको विचारधारा में, मुख्य विचारधारा में लाया जाए।